आइए आज हम एक बार चर्चा करते हैं डाउट्स आए थे स्टूडेंट्स के कुछ एक्सरसाइज 8.4 के बारे में बात करना चाह रहे थे। मैं एक तो पर्टिकुलर डाउट पूछा था उन्होंने कि 8.4 का 11th नंबर का डाउट एक्सप्लेन करना, तो वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एक बार 2 मिनट में 8.4 की थीम आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सवाल मैंने यहाँ लिख लिया है ताकि टाइम कम लगे। आइए, सवाल ये था हमारा, लोग यानी आधार ई में 10.02 का लघुगणक का मान ज्ञात करना था, जबकि हमें मान दिया हुआ था आधार ई में लोग 10 का मान 1.3026 उन्होंने बताया। अब देखिए, यहां हम जो थीम पहले से पढ़ चुके हैं 8.4 एक्सरसाइज में, उसी से रिलेटेड करके इसको मैं आगे सोल्व कर रहा हूं कि हमें जिस भी वैल्यू का अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता करना है, सन्निकट मान पता करना है, उसके दो भाग बनाइए, एक तो कंप्लीट वैल्यू और एक डेसिमल वैल्यू। यहां कंप्लीट वैल्यू 10 है और डेसिमल वैल्यू 0.02 है। जो कंप्लीट वैल्यू 100 होगी और जो डेसिमल वैल्यू है वो डेल्टा x होगी, डेल x भी बोलते हैं इसको। अब फंक्शन क्या बनेगा? फंक्शन में फॉर्मेट जिस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, फॉर्मेट वही होगा, बट जिस वैल्यू का अप्रोक्सीमेशन करना है उसकी जगह हम x ले लेंगे। तो देखिए y इज इक्वल लोग e बेस में x का लोगरिथम, इसका मैं जब x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो dy बाई dx इज इक्वल 1/x हो गया। यहां डेल्टा y मैंने फाइंड आउट किया, तो हम नियरेस्ट वैल्यू में डेल्टा y को dy को डेल्टा y मान लेते हैं और dx को डेल्टा x मान लेते हैं। तो मैंने यहां पर डेल्टा y को इधर रखा, 1/x वहां पड़ा था, ये डेल्टा x इधर इंटू में चला गया। 1/x यानी x का वैल्यू कितना 10 था, इंटू डेल्टा x कितना 0.02 था, वो रख दिया मैंने। डेल्टा y का वैल्यू आ गया 0.002। अब हमें वैल्यू किसका पता करना है? इसका पता करना है। ये किसका कॉम्बिनेशन है? x प्लस डेल्टा x का। देखना, x प्लस डेल्टा x दोनों मिलेंगे तब हमारे पास 10.02 बनेगा। तो यहाँ पर x प्लस डेल्टा x का आधार e में हमें लोगरिथम पता करना है, तो इज इक्वल मैंने लिख दिया आधार e में x का लोगरिथम प्लस डेल्टा y, और x का वैल्यू यहाँ 10 था, आधार e में 10 का जो लघुगणक का मान हमें दिया गया है 1.3026, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये डेल्टा y का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दोनों प्लस किया, इसका कंप्लीट वैल्यू आ गया 1.3046। ये हमारा 8.4 का 11th नंबर का डाउट था। और भी किसी स्टूडेंट को किसी भी डाउट के बारे में और अच्छी तरह जानना हो तो आप मुझे बिल्कुल डाउट में लिखें या कॉल करें। अब आगे देखिए, एक बार थोड़ा सा मैं आपको फिर 8.4 का परिचय देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज करो कि आपको 64 की पावर 1/3 का एग्जैक्ट वैल्यू मालूम है 4 आएगा, बट आप 63 का पावर 1/3 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जानते। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि यदि एक और इसमें बढ़ जाता, यदि हम इसमें एक और ऐड कर देते हैं, दैट मीन 64 रेज़ टू 1/3 कंप्लीटली डिजर्व करता है 4 को, पर 63 रेज़ टू 1/3 अप्रोक्सीमेट टू 4 होगा, लगभग 4 के आसपास होगा, पर कितना होगा वो हमें मालूम नहीं है। तो वो कितना होगा, वो लगभग मान पता करने का तरीका है हमारा डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज द पार्ट ऑफ टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ गिवन एनी पावर। तो एट फर्स्ट आप सोचिए कि इसके आसपास की वो वैल्यू जो इस
पावर को कंप्लीटली डिजर्व करती है, तो वो है 64, जो मैंने आपको यहां लिख के बताया। तो जो वैल्यू उस पावर को कंप्लीटली डिजर्व करती है उसको x बोलते हैं, और आपको जो गिवन वैल्यू था और जो आपने माना है उन दोनों का डिफरेंस हमेशा डेल्टा x होता है। आपको बता दूं, हमेशा आपको जो वैल्यू गिवन है उसमें से आपने जो मानी है वो वैल्यू घटाई जाती है। ऐसा नहीं कि बड़ी में से छोटी घटाओ, ऐसा रूल नहीं है। जो आपको गिवन है उसमें से आपने जो मानी है उसको घटा दिया, आ गया ये। फिर बात करते हैं हम फंक्शन की। हमेशा फंक्शन y इज इक्वल x रहेगा और वो पावर लग जाएगी जितनी पावर हमें डाउट में दी गई थी, सवाल में दी गई थी। देखिए इसका मैं x के सापेक्ष सदैव अवकलन करूंगा। सारे सवाल यहां जो 8 तक सवाल 9 तक सवाल पढ़े हैं सारे इसी फॉर्मेट के, एक भी सवाल इस फॉर्मेशन से बाहर नहीं जाएगा। 101% अक्सर देख लीजिए आप। यहां हो गया dy by dx इज इक्वल 1/3 x रेज टू, यहां जब 1 माइनस होगा तो -2/3 पावर बचेगा। इसको आप चाहो तो एक स्टेप और इसे डायरेक्ट में डेल्टा y में कन्वर्ट करना चाहता हूं। डेल्टा y इज इक्वल 1/3 x रेज टू 2/3, क्योंकि किसी भी हम वैल्यू को अंश के हर में ले जाते हैं तो उसके घात का निशान बदल जाया करता है। आगे बढ़िए, मैं डेल्टा y का वैल्यू पता करूंगा तो 1/3 और x की वैल्यू 64 थी की पावर 2/3 और इंटू डेल्टा x का वैल्यू था हमारे पास -1। आगे देखिए 64 की पावर 2/3 कुछ बच्चों को सोल्व करनी नहीं आती है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं। यहां पर देखिए 64 रेज़ टू 2/3, इसमें क्या होता है, चाहो तो आप ऊपर वाली पावर सोल्व कर लो, चाहे बटे वाली पावर सोल्व कर लो, पर पहले बटे वाली करने से सवाल आसान हो जाता है, ये याद रखिएगा। मैं ऐसे लिखूंगा 64 की पावर 1/3 की पावर 2। देखो पावर पे पावर होती है तो वो आपस में इंटू हो जाती है। 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आएगा, यानी हमने ओवरऑल वैल्यू चेंज नहीं किया, फॉर्मेट ही इसका चेंज किया है। अब 64 रेज़ टू 1/3 का वैल्यू यहां लिख रखा कितना होता है, 4 होता है, और 4 की पावर 2 यानी 4 का स्क्वायर कितना आ गया 60। तो इसका जो वैल्यू आएगा 64 रेज़ टू 2/3 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास में 60, और ये हमारे पास -1 पड़ा है। तो आप देखिए कंप्लीट वैल्यू माइनस का हो जाएगा 1/48, यानी एक में 48 का भाग लगाना। आइए ऐसे इस तरह से देखो, मैं जो कर रहा हूं ऐसे, एक डिवाइड नहीं होता इससे 48 से, इसलिए 0 आ गया, यहाँ पॉइंट आ गया, पॉइंट में अनंत जीरो पड़ी होती है, एक जीरो उतारी मैंने 10 बन गया। अब भी भाग नहीं गया, एक जीरो यहाँ से और ले लिया मैंने। जब यहाँ से एक जीरो उतारने पर भी काम नहीं चला, भाग नहीं गया, तो मैंने फिर एक जीरो उतारी, तो यहाँ पर भी भाग टूट की जीरो आ जाएगी। यहाँ 48 का भाग 100 में 2 बार गया, ये 96 हो गया, घटाया 4 बच गया, फिर 4 में भाग नहीं जा रहा, जीरो उतार लिया, फिर भाग नहीं जा रहा तो जीरो आएगा और जीरो, तो यहां भाग चला गया लगभग 8 बार। 8 8 64 8 32 और 6 38, लगभग 8 बार चला गया। तो दशमलव के 4 स्थानों तक हमें कम से कम मान निकाल लेने चाहिए, और अन्यथा सवाल में दिया हुआ होता है कि दशमलव के कितने स्थानों तक आपको निकटतम मान पता करना है, आप उतने स्थानों तक ज्ञात कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं कि 4 ही करें, जितना वो सवाल में कहे उतनी आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए ये वैल्यू है मेरा 0 माइनस का आएगा सारा -0.0208। ओके, अब हमें वैल्यू किसका चाहिए था, हमें वैल्यू चाहिए था 63 रेज़ टू 1/3। 63 क्या था,
63 दो पार्ट में बट गया, एक x था और एक डेल्टा x था, रेस्ट टू 1/3। इसका फॉर्मेशन जो आता है पहले आता है x की पावर जितनी सवाल में दी गई है प्लस डेल्टा y, इसका एक फॉर्मेट रहेगा, हमेशा यही फॉर्मेट रहेगा, x प्लस डेल्टा x सेम रहेगा, नहीं बदलेगा कभी भी, केवल पावर बदलेगी अकॉर्डिंग टू आपके डाउट। यहां भी x ही रहेगा, पावर जितनी सवाल में उतनी आएगी, प्लस डेल्टा y ही रहेगा, ये 100% याद रखिए, यही फॉर्मेट रहेगा सभी सवालों में 1 से लेकर 9 तक लगातार। फिर आइए हम बात करते हैं, यहां हम वैल्यू रखो तो यहाँ 10 और प्लस 10 नहीं था, x कल 64 था, 64 और डेल्टा x -1 है तो ये रियल में वैल्यू होगी 63 रेस्ट टू 1/3 और यहाँ x हो गया हमारा 64 रेस्ट टू 1/3 और डेल्टा जो y था -0.0208 वैल्यू थी, इसका वैल्यू जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 4 -0.0208। इसको हम माइनस कर देंगे और माइनस ऐसे करेंगे, देखो किसी को नहीं आ रहा तो बता दूं मैं, ऐसे करेंगे। डेसिमल के बाद में जितने आपको डिजिट घटाने हैं उतने डेसिमल के बाद आप जीरो लगा लें। तो यहाँ 0.0208 हो गया, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर हमारे पास में 9 बचा और यहाँ हमारे पास में 7 बचा और यहाँ पर हमारे पास 9 बचा और 0.3 आया। देख लीजिए कितना आएगा, 8 2 10 हासिल का 1 9 और 1 10 हासिल का 1 9 और 1 10 हासिल का 1 9 और 1 10 हासिल का 1 3 4। ओके 3.9792 ये हमारा आंसर है। तो यहाँ हम रिजल्ट में इसको एक बार यहाँ से मैं इरेज करता हूँ, देखिए आप रिजल्ट आया हमारे पास में 3.9792 हमारा रिजल्ट रहेगा। तो ये रहा 4 के लगभग वो मान जो 63 की पावर 1/3 को डिजर्व करता है। तो इस प्रकार हम 8.4 के सारे सवाल इसी पैटर्न से हम सोल्व करेंगे। और भी किसी को डाउट हो तो आप मुझे लिखकर जरूर भेजें, जो मैंने डाउट थे वो क्लियर कर दिए, थीम मैंने वापस एक्सप्लेन कर दिए, जिस भी चैप्टर में से किसी को दिक्कत हो तो बोले। आगे देखिए, अब हम चलते हैं वापस हमारी एक्सरसाइज 9.4, चैप्टर हमारा चल रहा था 9, इंटीग्रेशन चल रहा था, उसके हम सवालों पे चलते हैं। और हम चर्चा कर रहे थे आंशिक भिन्न की, पार्शियली फ्रैक्शन की हम बात कर रहे थे, जिसके फॉर्मेट आपको हमने बताए थे और 9.4 के कुछ सवाल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। आइए आगे चलते हैं। तो हम चल रहे थे 9.4 में, 9.4 के 4 तक के डाउट मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। फिर भी कोई आपको दिक्कत रही तो आप मुझे पूछ सकते हैं, डाउट लिख सकते हैं। 5th को देखना एक बार, मैं कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी के भी आपको सवाल बताऊंगा। 5th ऐसा है, x² बाई x + 1 x + 2 एंड x + 3। यहां साइन दे रहा, देख लेने के बाद इस तरह का हमारे पास डाउट है। अब इन्हें आप सबसे पहला काम करेंगे आंशिक भिन्न में बदलना। यहां लिखना आंशिक भिन्न में बदलने पर, ये हर सवाल में लिखकर इसे हल करना अनिवार्य है, आंशिक भिन्न में बदलने पर। अब इसमें क्या होगा कि जितने मैंने कल बताए थे, जितने यहाँ नीचे फैक्टर्स हैं, जितने गुणनखंड है, प्रत्येक को आप एक वेरिएबल के नीचे लिखेंगे। मैं इसके जो गिवन हमारा पॉलिनोमियल है बहुपद, उसको एज इट लिखूंगा। एक आएगा a के नीचे पहला गुणनखंड x + 1, दूसरा आएगा b के नीचे x - 2, तीसरा आएगा c के नीचे x - 3। आराम से देख लें, बहुत सिंपल वे में आप इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना वो देखिए, दोनों और जब आप लघुत्तम लोगे तो यहां जितना आएगा उतना यहां आएगा, तो मैं उसकी लिखने की जरूरत ही नहीं करूंगा, यहां टाइम वेस्ट होने से कोई मतलब नहीं। जो लघुत्तम इधर बनेगा वो इसका हर होगा, तो दोनों के हर को मैं नहीं लिख रहा, आप चाहो तो लिख सकते हो। अब यहां गुणा करोगे तो क्या प्रतिपद रहेगा कि ये पोर्शन आप छोड़ दें,
और इन दोनों को a के गुणा में लिखते हैं, यानी यहां पर a इंटू हमारे पास हो गया x माइनस 2 एंड x माइनस 3। ओके, फिर इसके नीचे इसको छोड़ दो, इन दोनों को गुणा में लिख दो किसके, b के, तो प्लस आ गया, b आ गया और x प्लस 1 आया, x माइनस 3 आया। फिर c में क्या करना है, c के नीचे पड़ा उसको छोड़ दो, तो हमारे पास c के इंटू में आ गया x प्लस 1 और x माइनस 2। ये इसका अंश हो गया। मैं हर न राइट हैंड में लिख रहा हूं न लेफ्ट हैंड में लिख रहा हूं, इधर हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखो, इतने बड़े आप पॉलिनोमियल के जब आप दोनों पक्षों की तुलना करने बैठोगे तो देखना सबको गुणा करना पड़ेगा। पहले इन दोनों गुणा करो, गुणनफल आएगा, मेरे अकॉर्डिंग फटाक से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसका गुणनफल बनेगा। फिर उसको ऐसे गुणा करो, ऐसा यहां करो, फिर b से गुणा करो, ऐसा यहां करो, फिर c से गुणा करो। आपके लिए एक बड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूं कि फटाक से a, b और c की आपको वैल्यू पता हो जाए। वो क्या है जरा देखें। मैं यहां पर कुछ मेरी ओर से वैल्यू इसमें लिखता हूं। यदि x बराबर -1 है तब क्या होता है, x का वैल्यू -1 रखा तो LHS में -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, ये लिख देता हूं, ये 1 हो गया। और बराबर RHS की बात करूं तो -1 रखने पर ये कोष्ठक 0 हो जाएगा। देखना यहां पर -1 रखा, ये +1 है, ये कोष्ठक 0 हो गया। कोष्ठक 0 हुआ तो ये पूरा पद ही 0 हो गया। फिर ऐसा यहां करूंगा, x का वैल्यू -1 रखता हूं तो ये कोष्ठक 0 हुआ, यानी ये पूरा पद भी क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 हो गया। देखिए ये दोनों पद 0 हो गए, हट गए, बचा कौन, केवल a वाला पद बचा। अब x का वैल्यू रखना है -1, -1, -2, माइनस का क्या हो गया बताओ, 3, -1, -3, माइनस का क्या हो गया बताओ, 4। क्या आया, 1 बराबर 12a, तो a का आपके पास वैल्यू आ गया 1/12। देखो सर आपने -1 ही क्यों रखा, आपको क्या पता चला कितना रखना है, बिल्कुल सही बात है। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी से a b c के वैल्यू आ जाएंगे। बट मैंने -1 इसलिए रखा कि मुझे यहां दिख रहा है या आपको भी दिख रहा है कि इन तीनों कोष्ठक में कोई एक वैल्यू रखने पर एक पद या दो पद गायब हो सकते हैं, उनका मान 0 हो सकता है। जैसे यहां देखिए, मैं x का वैल्यू +2 रखूं 0 हो गया, या +3 रखूं 0 हो गया, +2 रखूंगा तो ये भी 0 हो गया, +2 रखूंगा तो वो भी 0 हो गया। बचा कौन बोलो, केवल b वाला बचा। आराम से एक वेरिएबल की वैल्यू हमें बहुत इजी वे में पता हो सकती है। पर यदि मैं यहां पर 5 रख देता, x का वैल्यू 5 रख देता तो यहां पर a भी बचता, b भी बचता, c भी बचता, तो और इधर 5 रखता 25 हो गया। तो a, b और c तीन वेरिएबल में जब कोई इक्वेशन होता है तो उसको सोल्व करने के लिए आपको 3 ही वेरिएबल चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए। तो 3 इक्वेशन बनाओ, उनको हल करने की प्रोसेस कितनी लंबी होगी। तो इसकी बजाय यदि आप ऐसे वैल्यू रखें जिससे एक या दो पद क्या हो जाए 0। मैंने एक बार -1 रखा है, ध्यान दे लीजिए सभी लोग, -1 रखा है, a का वैल्यू आएगा। दूसरी बार +2 रखूंगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, b का वैल्यू आ जाएगा। तीसरी बार में 3 रखूंगा, x का वैल्यू +3, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, c का वैल्यू आ जाएगा। बस तो इजी वे में आपको ABC फाइंड आउट करना है, तो इस तरह की आप स्कीम लगाएं। मैं तीनों वैल्यू निकाल रहा हूं यहां पर, देखिए यदि x बराबर +2 है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, ऐसे सोल्व करके नहीं बताऊंगा। जब आप 2 रखोगे ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, 2 रखा, 2 और 1 3, ये 2 -3 माइनस का 1 यानी माइनस का यहां पर हो गया 3 और माइनस का 3 भी, यहां वैल्यू रखा था आपने 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास में 4, ये माइनस का 3, तो b का वैल्यू आ गया हमारे पास में 4/3। देख लीजिए वापस से, यहां x का वैल्यू आपको 2 रखना है, ये तो दोनों 0 हो गए, हटा दो इनको,
माइनस का यहाँ प्लस का 2 था, 2 और 1 3, ये 2 माइनस 3 माइनस का 1, माइनस के 1 को 3 से गुणा करो, माइनस का 3 भी हो गया यहाँ पर, और बराबर 2 का 4, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पर हो गया 4/3। अब आगे देखिए तीसरा वैल्यू आपको पता है मुझे क्या रखना है, x बराबर प्लस का 3 रखूंगा, ऐसा है तब c का वैल्यू क्या आएगा तब ये भी 0 हो गया, ये भी 0, क्या रखने पर प्लस का 3 रखा, 3 माइनस 3 0 हो गया ना, 3 माइनस 3 0 हो गया, पूरा पद हट गया, इसकी बात करो 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 2 1 यानी 4c। अब 3 रखा, 3 का स्क्वायर इधर भी लिखना है यानी 3 का स्क्वायर 9, उधर हो गया 4 यानी c का वैल्यू हो गया 9/4। ये लो साहब a b और c का वैल्यू मैंने आपको पता कर दिया। अब a b c का वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद तो बहुत सिंपल है, क्या निकालना, पार्शियल फ्रैक्शन से, आंशिक भिन्न से किसी भी दिए गए बहुपद का समाकलन करना बहुत आसान है। देखिए मैं इसको बिना मिटाते यहां थोड़ी सी जगह है, यहां काम करता हूं आपके लिए। ये सवाल था, गौर करें, मैं इसको एक बार इंटीग्रल में लिख ही देता हूं ये, ओके। क्या किया, इस पूरे पार्ट को हमने इस रूप में बदल लिया था। अब a का वैल्यू आ गया, वो a का वैल्यू यहां ऊपर रख देंगे, b का यहां रख देंगे, c का यहां रख देंगे, तीनों अलग अलग पद बन गए। इंटीग्रल में हमेशा याद रखो, जब तक आप प्रत्येक पद को सेपरेट नहीं करोगे इंटीग्रल इजी नहीं होगा, वहां पर कॉम्प्लिकेशंस आपके बढ़ जाएंगे। मैं ये स्टेप वापस नहीं लिखूंगा यहाँ पर, सॉरी जगह कम है, मैं बाकी बचे हुए इस स्टेप से शुरू कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। a का वैल्यू 1/12, 1/12 गुणांक है, गुणा में लिखा गया अंक उसका न समाकलन होता है, न अवकलन होता है, अपनी जगह एज इट पड़ा रहता है। ये a का वैल्यू 1/12 यहां पड़ा रहेगा, ये मैंने बाहर लिख दिया, ये 1/x+1 और इंटू dx, और दूसरा जो वैल्यू था वो था हमारे पास b का वैल्यू माइनस का आया था, मैंने माइनस नहीं लगाया यहाँ पर, माइनस का 4/3 था। आगे देखिए यहाँ पर b का वैल्यू था -4/3, यहां मैंने लगा दिया 4/3, 1/x-2 था और इंटू dx, ओके। और c का वैल्यू लिखता हूं मैं, c का वैल्यू पॉजिटिव था हमारे पास में, और वो था 9/4 इंटीग्रल 1/x-3 इंटू dx। देख लीजिए मैंने कुछ नहीं किया है, इस फॉर्मेट के पहले इंटीग्रल निशान लगाया इंटू dx, इंटीग्रल निशान इंटू dx, इंटीग्रल निशान इंटू dx, और a का b का c का वैल्यू कांस्टेंट में आएगा, इसके साथ मिलकर कोफिशिएंट बन जाएगा, इसलिए उसको बाहर रखना है, किसके, इंटीग्रल के साइन के बाहर रख देना। हो गया इतना काम। अब ये 1/x की तरह काम कर रहा है, 1/x का इंटीग्रल log x होता है, तो ये 1/x की तरह काम कर रहा है, तो सबका एक ही फॉर्मेट में इंटीग्रल हो जाएगा 1/12 log मॉड्यूलस x+1। ये आपको पता है मॉड्यूलस लगाना कंपलसरी है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का लघुत्तम नहीं होता है। फिर देखिए -4/3, यहां भी log आएगा, मॉड्यूलस आएगा, x-2 आएगा, और प्लस 9/4 और log मॉड्यूलस x-3 और प्लस c, ये इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है। तो ये देखिए बहुत ही शानदार सवाल था, आंशिक भिन्न से समाकलन करने के सारे स्टेप्स, बहुत ही बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। इसके कॉम्प्लिकेशंस में आप यहां तुलना करने की विधि में फंस जाओगे तो ये सवाल बहुत लंबा चला जाएगा। फटाक से आपको एबीसी की वैल्यू पता करनी है, और एबीसी की वैल्यू होने के बाद देखिए 2 स्टेप में सवाल का आंसर हो गया। तो ये था हमारा आंशिक भिन्न से 9.4 का सवाल संख्या 5। सवाल संख्या जो 6 नंबर है वो भी आराम से इसी वे में हो जाएगा, बट वहां क्या लिखना है, पेंसिल उठाइए, मैं बोलता हूं लिखिए, x² = y मानना है। कब, ये इंटीग्रल का निशान लगाने से पहले मानना है। अब सर क्यों, ऐसा क्या जादू है? इंटीग्रल का निशान लगने के बाद उसके किसी भी भाग को आप कुछ मानते हो तो वो प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल हो सकता है, और कोई तरीका नहीं हो सकता। और प्रतिस्थापन विधि में आपने सपोज करो
इसको हटा रहा हूं, एक बार देखना कि प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि आपने यदि x स्क्वायर इज इक्वल y मान लिया तो उसको आप अवकलन के द्वारा ही हटा सकते हो और कोई आपके पास तरीका नहीं होता। तो अवकलन नहीं करना है, इंटीग्रल का निशान लगाने से पहले आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना है, और फॉर्मेट चेंज होने के बाद क्या बनेगा आप चाहो तो एक बार 2 स्टेप में बता देता हूं। 9.4 का सवाल संख्या 6, वो सवाल इस तरह का है कि x स्क्वायर बाई x रेस टू 4 प्लस x स्क्वायर, सॉरी दोनों माइनस है, माइनस और माइनस 12, ये हमारा सवाल है, ये हमारा फलन है, ये हमारा बहुपद है। देखिए मैं यहां पर सिंपल भाषा में ये लिखूंगा कि माना x स्क्वायर बराबर y है, x स्क्वायर बराबर क्या है y है, तो क्या बनेगा, ये बन गया y बटे y स्क्वायर माइनस y और प्लस 12। अब देखना आपको देखते ही याद आ रहा होगा कि सर इसके तो फैक्टर बहुत इजी होते हैं, y माइनस 4 और y प्लस 3। देखो ये लो इसके फैक्टर हो गए y माइनस 4 और y प्लस 3, इसको इंटू करो तो क्या आएगा, आपको डायरेक्ट इंटू करना नहीं आता तो फैक्टर करना भी नहीं आता। एक बार बताता हूं, 12th स्टूडेंट्स आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो सीखें, और आपको दिक्कत हो एक बार आपको हिंट देता हूं मैं, इन दोनों को इंटू करने का डायरेक्ट मेरे पास क्या तरीका है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, y इंटू वाई क्या हो गया y स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ना है, आपका काम जोड़ना है। यदि निशान के आधार पर साइन के अकॉर्डिंग घटते तो घट जाने दो, आपको मैंने बोला है दोनों को जोड़ना है। -4 और +3 को जोड़ते हैं तो माइनस का 1 आता है, ये रहा माइनस का 1, और इसके साथ में जो वेरिएबल यहाँ y है तो y लगा दो, x है तो x लगा दो, t है तो t लगा दो, जो है वो लगा दो। ओके समझ गए, पहले इन दोनों को गुणा करना है, फिर आगे वाले दोनों कांस्टेंट वैल्यू को जोड़ना है, आपको जोड़ना है अकॉर्डिंग टू साइन, वो प्लस होते हैं माइनस होते हैं वो उसकी स्थिति, तो 1 बचा, फिर दोनों गुणा करना है, तो ये रहा 4 × 12, जब अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस का निशान आता है, तो इसके फटाक से फैक्टर हो गए। अब क्या करना है, मैंने आपको आंशिक भिन्न में बताया था कि आंशिक भिन्न में होता है कि a बटा, इसके आगे लिख देता हूं थोड़ा सा, a बटा पहला फैक्टर पहला गुणनखंड प्लस b बटा दूसरा गुणनखंड, ये लो हो गया हमारा काम। आगे अभी मैंने आपको बताया वैल्यू आप निकाल लेंगे, दोनों के हर में लिखूंगा नहीं, न इसका लिखूंगा LHS का न RHS का, ये इससे गुणा होगा ये इससे गुणा होगा, क्या आएगा a y प्लस 3a प्लस b y माइनस 4b इज इक्वल y। अब जो वेरिएबल वाले पद हैं उनमें से y कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया तो स्टूडेंट बचा a प्लस b, समझ में आ गया होगा। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 3a माइनस 4b रहेगा, इसको मैंने सेपरेट आगे लिख दिया। इधर कौन पड़ा था y, अब यहां दो ही वेरिएबल है a और b, तो यहां लिख सकते हो दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करोगे तो y का कोएफिशिएंट y के बराबर होना चाहिए, y का गुणांक y के गुणांक के बराबर होना चाहिए, इधर जितना y का गुणांक है उतना ही y का गुणांक इधर होना चाहिए, और इधर जितना कांस्टेंट है स्थिरांक है उतना इधर होना चाहिए। इधर y के गुणा में कितना पड़ा बताइए, 1 पड़ा है, तो इधर y के गुणा में क्या पड़ा है a प्लस b, तो ये a प्लस b का मान 1 के बराबर होना चाहिए। गुरुजी किसने कहा 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपने बीच में निशान इक्वल का लगा रखा है, बराबर का लगा रखा है, और बराबर का निशान लगने का मीनिंग ये होता है कि LHS इक्वल RHS होना चाहिए 101%, यानी इस कंप्लीट को सोल्व करें तो y एक y ही आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि y का गुणांक y के गुणांक के बराबर, गुणा में लिखा गया अंक, इसके गुणा में कुछ नहीं, इट मींस कितना है 1 है, इसके गुणा में क्या लिखा हुआ है a प्लस b, तो a प्लस b का वैल्यू 1 के बराबर होना चाहिए। यहां लिख दे, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख देना दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो यहां पर a प्लस b बराबर 1 आया, इसको आप समीकरण संख्या 1 डाल दिया। फिर मैंने कहा इधर स्थिरांक कुछ नहीं है ही नहीं, स्थिरांक है ही नहीं, तो यहां स्थिरांक का वैल्यू कितना होगा 0 हो गया, तो इधर स्थिरांक कितना है, इधर स्थिरांक है 3a माइनस 4b,
तो यहां पर आया हमारे पास में 3a माइनस 4b इज इक्वल 0। अब देख लीजिए मैं यहां पर a का वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो आता है 4b/3। 4b/3 किसका वैल्यू आ गया? a का वैल्यू आ गया। ये a का वैल्यू उठाकर मैं समीकरण 1 में रखूंगा तो मेरे पास b का वैल्यू आ जाएगा। तो आपका उद्देश्य क्या था? ये प्रोसेस यहां से लेकर यहां तक प्रोसेस क्या फाइंड आउट करने को है? a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां से क्या आया? मैंने क्या कहा? स्थिरांक का मान 0 है तो 3a माइनस 4b इज इक्वल 0। यहां से a का वैल्यू आ गया 4b/3। ये a का वैल्यू उठाकर इसमें रख देना, b का वैल्यू आ जाएगा, b का वैल्यू से यहां रख देना, a का वैल्यू आ जाएगा। a और b के वैल्यू को वापस अभी बताया मैंने आपको, यहां रखोगे तो a का वैल्यू गुणांक रहेगा, बाहर रहेगा, इंटीग्रल आएगा, एक ऊपर हो जाएगा, dy लग जाएगा, प्लस b का वैल्यू बाहर आ जाएगा और 1/y + 3 × dy आ जाएगा। क्योंकि y के पदों में डिफाइन है तो यहां पर y के पदों में ही y के सापेक्ष का समाकलन होना चाहिए। अब देखिए यहां पर एक आपको अच्छी बात बताता हूं। यहां स्टूडेंट हमने क्या किया था कि x के पदों में सवाल था तो समाकलन x का ही होगा। तो सर आपने y कैसे बोला? यहां तक की बात सोचे तो इस रूप में तो y का हो रहा है, बट एक्चुअल में ऊपर से सवाल को अपन सोचे, सवाल y x के टर्म में गिवन था तो x के रेस्पेक्ट में और x का ही इंटीग्रल होना चाहिए। तब क्या करेंगे सर? तब क्या करेंगे हम, देखो यहां आगे ऐसे लिखेंगे इंटीग्रल। ये सवाल आप चाहो तो एक बार लिख दूं मैं, थोड़ा सा यहां पर कॉम्प्लिकेशन है। x² x4 माइनस x² माइनस 12 × dx इज इक्वल, मैंने इसका फॉर्मेट चेंज किया था और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पहले a का वैल्यू रखूंगा। a का वैल्यू यहां पर पता करते हैं अपन। देखिए थोड़ी जगह पड़ी मेरे पास, यहां आपको करके बता दूं। a का वैल्यू यहां पुट करूंगा मैं, 4b/3 + b इज इक्वल 1। ये हो गया 3 4 7/3 यानी 7b/3 इज इक्वल 1। दैट मींस b इज इक्वल 3/7। ओके, अब a का वैल्यू पता करेंगे यहां से, तो b का वैल्यू यहां एक में से माइनस होगा तो 1 - 3/7, 3 - 4/7 आ जाएगा। a का वैल्यू आ गया 4/7। ओके, दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर दी। यहां पहले a का वैल्यू रखूंगा मैं। a का वैल्यू है हमारे पास 4/7, तो ये रहा स्टूडेंट 4/7। फिर इंटीग्रल का निशान लगाना है, 4/7 इंटीग्रल। ओके, और y किसको माना था वो वापस रखना पड़ेगा। तो 1/y था x² - 4 और इंटू dx आ जाएगा, और b का वैल्यू था हमारे पास में 3/7। b का वैल्यू था 3/7 और वो भी प्लस का था। इंटीग्रल 1/ सेकंड फैक्टर था x² + 3 × dx। अब देखिए स्टूडेंट, ये दोनों ही हमारी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। मैंने आपको 9.3 में पढ़ाया था कि 1/x² - a² का इंटीग्रल होता है 1/2a log x - a/x + a। वो यहां लग जाएगा, थोड़ा इधर लिखता हूं जगह मिल जाए अपने को। 4/7 और इंटू 1/2a, यानी a कौन है यहाँ पर? 2 का स्क्वायर है, x² - a²। ये किसका स्क्वायर है? ये 2 का स्क्वायर है। तो a का वैल्यू कितना हुआ? 2 हो गया। 1/2a फॉर्मूले में होता है, मैंने फॉर्मूला आपको लिख कर बताया था, और a का वैल्यू 2 हो गया log x - a। देखो a का मान 2 है और x + a, और a का मान 2 है। ओके, फिर आगे वाला देखिए। आगे एक मैंने आपको बताया था, याद हो तो, इंटीग्रल dx/x² + a² क्या था? 1/a tan इनवर्स x/a। याद आ रहा होगा आपको ये फॉर्मूला। तो वहां पर ये तो हो गया x², ये किसका स्क्वायर है? √3 का स्क्वायर है। तो x² में x तो x ही रहा और a का वैल्यू हो गया √3। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको लिखेंगे सूत्र के अकॉर्डिंग, तो प्लस 3/7 1/a, a का वैल्यू √3 और फिर था tan इनवर्स x/a √3 और प्लस क्या लिखना आपको? c।
ये हुआ हमारा ये कंप्लीट सवाल। देखिए यहाँ पर सीखने की चीज ये थी कि इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, पर सब्स्टिट्यूट आपको किसके अकॉर्डिंग नहीं करना है, इंटीग्रल के अकॉर्डिंग नहीं करना है। इंटीग्रल का निशान लगाने के बाद उसमें से जैसे मान लो मैंने यहाँ इंटीग्रल लगा दिया होता, यहाँ डी लगा दिया होता, कई बच्चे भूल में लगा देते हैं पर उसके मार्क्स नहीं मिलते फिर। तो देखिए ऐसा करने के बाद यदि आप एक्स स्क्वायर को वाई लेते तो इस तरह से सोल्व नहीं कर सकते, तो क्या करते सर, इसका आप डेरिवेटिव लेते 2x इंटू डी एक्स इक्वल डी वाई, फिर उसको इसमें रखते, फिर उसके हिसाब से जो उसका फॉर्मेट बनता फिर उसको सोल्व करते। ये 101% ऐसा ही करना होता है। बट आपने इंटीग्रल नहीं लगाया तो आप यहां पर इसका डेरिवेटिव नहीं कर रहे हो, आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैथमेटिक्स का कोई भी आपका जो हुनर है, कोई भी आपका तरीका है, कोई भी आपके स्टेप्स है, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, वो आप यूज कर सकते हो। आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। तो यहां पर सपोज हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे अपने पास होता है टेन इनवर्स यहां 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देते हैं हम। x का वैल्यू हम यहाँ पर टेन थीटा रख देते, तो यहाँ पर आता टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्म होता, ये टेन इनवर्स यहाँ पर टेन 2 थीटा का फॉर्म हो जाता। यहां से ये डायरेक्ट फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, कैंसिल हो गए, वैल्यू कितना है 2 थीटा है, ये थीटा का वैल्यू वापस रख देते हम, क्योंकि हमने क्या माना था, x को माना था टेन थीटा। ओके, तो यहां से थीटा का वैल्यू आ गया टेन इनवर्स x। ओके, तो यहां पर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 2 टेन इनवर्स x। तो ये सरलतम रूप में हमने कन्वर्ट किया, यहां हमने कोई इंटीग्रल या डिफरेंशिएशन नहीं किया, ये मैथ्स की प्रॉपर्टी हमने यूज की है। तो यहां पर हमने इसी प्रॉपर्टी यूज करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। इसलिए यदि यहां इंटीग्रल निशान लगा दिया तब तो साहब आपको विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव ही सोल्व करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। उसके बिना कर दिया तो गलत है 101%। और यहां पर बिना लगाए आपने सिंपलेस्ट फॉर्म इसको यहां तक फाइंड आउट किया, इसके बाद वापस से जो वैल्यू आपने पता की है उसके अकॉर्डिंग आपने डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रल किया है, तो वो 100% सही है। एक बार बोर्ड पे आराम से देख ले, समझ ले, उतारना है तो आप उतार लेना। अब मैं आज के लिए आपको इतना ही बताऊंगा और ये बताना चाह रहा हूँ 9.4 बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें से सवाल आने के बहुत अच्छे चांस है, इसलिए आप इसको ढंग से देखें, समझें और फिर नोटबुक पे वर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।